हेलो एवरीवन, दिस इज सविता चौहान। वेलकम टू सनशाइन क्लासेस। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 सोशल साइंस एमसीक्यूज चैप्टर फर्स्ट, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। हिस्ट्री का आपका फर्स्ट चैप्टर है जो कि फर्स्ट टर्म सिलेबस में आ रहा है और एमसीक्यू बेस है। आज हम जो प्रैक्टिस करेंगे होप सो आपके लिए हेल्पफुल हो और सारे टॉपिक्स आपके क्लियर हो जाएं और आप समझ पाएँ किस तरीके के क्वेश्चंस हैं जो अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक्स बन सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट बोला हुआ है कि जो इसमें से करेक्ट आपको ऑप्शन चूज़ करना है। नेशनलिस्ट ऑफ द आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरियो, जो एक नेशनलिस्ट हैं, एक आर्टिस्ट हैं, वो उनका नाम क्या बोला है? फ्रेडरिक सोरियो। वो विजुअलाइज करते हैं एक पेंटिंग को, एक सोसाइटी को इस तरीके से देखते हैं कि वो डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक है। तो वो कौन कहाँ के आर्टिस्ट हैं? फ्रेंच के। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, जिससे कि हमें पता चलता है नॉट विजुअलाइजेशन फ्रेडरिक सोरियो इन हीज पेंटिंग सीरीज। जो उन्होंने 4 पेंटिंग्स बनाई हैं डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक से रिलेटेड, उन्होंने अपनी पेंटिंग में क्या विजुअलाइज नहीं किया। विजुअलाइज जो किया वो तो हमने देखा, क्या क्या विजुअलाइज करा वो हम देख लेते हैं एक बार पेंटिंग में। जैसे कि यहाँ पे आपको गॉड दिखाई दे रहे हैं, जिससे पता चल रहा है कि वो देख रहे हैं कि सब कुछ किस तरीके से चल रहा है, अच्छा ही है। यहाँ पे एक लॉन्ग ट्रेन है जो कंट्रीज़ हैं मूव कर रही हैं आगे डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक की तरफ। यूएसए है, स्विट्ज़रलैंड है, उसके बाद फ्रांस है, जर्मनी है, जो फॉलो कर रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं अपना नेशनल फ्लैग लेकर। और वो क्या हो चुके हैं, पता चल रहा है कि भाई ये एक नेशन स्टेट्स की तरफ बढ़ रहे हैं, इंडिपेंडेंट है। नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो स्ट्रांग हो रही है। यहाँ पे एक स्टैचू भी दे रखा है जिनके एक हाथ में एनलाइटमेंट ऑफ टॉर्च है और एक हाथ में उनका चार्टर्ड है राइट्स के, जो कि उसमें लिखा हुआ है कि क्या क्या राइट्स होने चाहिए पीपल्स के, फ्रांस का जो है। तो इसके अंदर एक जो स्टैचू है वो क्या शो क्या करता है, तो देखेंगे स्टैचू लिबर्टी को शो करता है। तो यहाँ पे देखेंगे कौन कौन सा ऑप्शन जो विजुअलाइज नहीं करा। तो ये हमने देखा कि ऑफरिंग होमेज ऑफ टू द स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो जो स्टैचू अभी हमने देखा है वो किस तरीके वो किसका वो है, किस चीज़ को शो कर रहा है, तो वो लिबर्टी को शो कर रहा है, यूनिटी को तो नहीं कर रहा ना। तो ये वाला क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। अमेरिका और यूरोप के जो मैन वुमेन्स हैं ऑल ऑफ द एज, वो तो यहाँ पे हमें दिख ही रहे हैं। और एक लॉन्ग ट्रेन भी दिख रही है कि वो मार्चिंग करते हुए आगे जा रहे हैं। तो यहाँ पे नॉट विजुअलाइज में क्या आ जाएगा? ए वाला। आप ए पे टिक लगाएंगे कि एक एक वर्ड पे स्टूडेंट्स आपको ध्यान देना है कि जो होमेज टू द स्टैचू यहाँ पे देख रहा है हमने, वो यूनिटी नहीं लिबर्टी का एक को शो करता है, वो लिबर्टी का सिंबल है फ्रांस के अंदर। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इन 1848 फ्रेंच आर्टिस्ट प्रिपेयर अ सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स। उन्होंने 4 प्रिंट्स बनाए हैं 1848 में। ईयर भी आपको ध्यान रखना है। तो वो ड्रीम देखते हैं वर्ड को कि वो डेमोक्रेटिक सोशल रिपब्लिक है, तो उसको आप क्या बोलेंगे? तो वो जो यहाँ पे बोला है वो आर्टिस्ट कौन है, फ्रेंच आर्टिस्ट का नेम क्या है? तो फ्रेडरिक सोरियो है। तो इस टाइप में भी क्वेश्चन आता है तो आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि अ विजन ऑफ सोसाइटी दैट इज़ सो आइडल दैट इट इज़ अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट। जो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती है उस सोसाइटी को हम क्या बोलेंगे? यूटोपियन बोलेंगे। यानी वो एक ऐसा विज़न है जो होता ही नहीं है, जो सिर्फ हमारी सोच में होता है। नेक्स्ट है अगर कोई डायरेक्ट वोट डालता है, डायरेक्ट वोट विच बाय विच ऑल द पीपल ऑफ अ रीजन आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ प्रपोजल। अगर डायरेक्ट वोट कराया जाता है जनता से, लोगों से, किसी भी एक प्रपोजल पे कि भी आप इसको एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं, तो वो प्लेबिसाइड कहलाता है। ये आपकी बुक के अंदर एक बॉक्स दिया हुआ है, फर्स्ट पेज जो आपका पेंटिंग का है, सोरियो की पेंटिंग है, उसके पीछे वाले उसमें देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि एमसीक्यू कहीं से भी दे सकते हैं बच्चे, तो आपको एक एक लाइन जो है वो कवर अप करनी है। नेशनलिज्म विच इमर्ज एज अ फोर्स इन द लेट 19th सेंचुरी। नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो इमर्ज हो चुकी थी 19th सेंचुरी में। तो इसका मतलब क्या है? नेशनलिज्म होता क्या है? यानी यहाँ से ऑप्शन दे रखे हैं और आपको उसमें से क्या करना है? रीड करना है और निकालना है। एक स्ट्रॉन्ग डिवोशन फॉर ऑन वंस ऑन कंट्रीज एंड इट्स हिस्ट्री एंड कल्चर। ये भी ठीक है कि भाई हाँ, हम अपनी कंट्री के प्रति क्या होते हैं? डिवोशन होते हैं, और हम अपने हिस्ट्री और कल्चर के लिए भी। नेक्स्ट में बोला है कि डिवोशन ऑन कंट्री विदाउट अप्रिशिएशन फॉर अदर नेशन। यानी आप अपनी कंट्री के लिए क्या हो? डिवोशन हो, बट दूसरी कंट्री के लिए नहीं हो क्या? एंड अ स्ट्रॉन्ग, तो ऐसा तो नहीं है। एंड अ स्ट्रॉन्ग लव फॉर वंस ऑन कंट्री एंड हेटेड टू अदर रॉन्ग एंड इक्वली स्ट्रॉन्ग डिवोशंस फॉर ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड।
इक्वली स्ट्रॉन्ग डिवोशंस होना चाहिए सभी कंट्री के लिए। तो लेकिन हम नेशनलिज्म का मीनिंग ही होता है कि हम अपनी कंट्री से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उसके हिस्ट्री और कल्चर की रिस्पेक्ट करते हैं, उसको भी हम संभाल के रखते हैं। तो ये सारे MCQs जो हैं देखने में सभी लग रहे थे ठीक ठीक से हैं, लेकिन आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है, क्योंकि नेशनलिज्म की फीलिंग का मतलब होता है कि जब हम अपनी कंट्री से बहुत प्यार करते हैं, बहुत उसे प्राउड करते हैं, उसका हिस्ट्री, उसके कल्चर से। अब आता है कि मैच ऑफ द स्टेटमेंट। अगर आपको ये यूटोपियन सोसाइटी की सही लाइन को मैच करना है तो क्या होगा। अभी हमने पढ़ा स्टूडेंट, तो आपको यूटोपियन का मीनिंग तो पता ही है, फिर भी आप देखें जैसे सोसाइटी है, विनोवलेंट मोनार्की, क्या मोनार्की बहुत दयालु होता था? नहीं। मोनार्की तो आपने अगर देखा ही है, जैसे लुइस का हो गया और भी हो गए। अगर मोनार्की सिस्टम इतना अच्छा ही होता तो रेवोल्यूशन होता ही नहीं ना, तो दयालु तो नहीं होते थे। अब अ सोसाइटी दैट इज़ अनलाइक टू, ये तो फिर हो नहीं सकता। और अ सोसाइटी दैट इज़ अनलाइक टू एवर एग्जिस्ट, एक ऐसी सोसाइटी जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ये कुछ हमें ठीक लग रहा है। एंड अ सोसाइटी अंडर द कंट्रोल ऑफ चूजन फ्यू वॉइस मैन, नहीं, कुछ लोगों को कंट्रोल में नहीं होना चाहिए, ये कहाँ था। अ सोसाइटी अंडर पार्लियामेंट डेमोक्रेसी, तो हमने यूटोपियन का विज़न क्या देखा था, सोसाइटी दैट इज़ अनलाइकली टू एवर एग्जिस्ट, तो ये हमारा ठीक है, यानी कोई भी ऐसी सोसाइटी जो कि एग्जिस्ट नहीं करती है। तो हमने सेकंड पॉइंट देखा है। अब सेकंड पॉइंट के साथ MCQs भी तो देखने हैं कि सेकंड ओनली है या सेकंड थर्ड ओनली है या फर्स्ट सेकंड है। तो फर्स्ट और सेकंड तो स्टूडेंट हमने कट ही कर, फर्स्ट तो हमने कट ही कर दिया था, नहीं हो सकता, और थर्ड भी नहीं हो सकता, तो सिर्फ सेकंड ऑप्शन है। तो सेकंड के अकॉर्डिंग तो हमारा यहाँ पे कौन सा C बनता है, सेकंड ओनली। उसके बाद आता है आ गवर्नमेंट और सिस्टम, एक गवर्नमेंट है, उसका सिस्टम है, रूल दैट हैज़ नो रिस्ट्रेंट ऑन द पावर एक्सरसाइज इज कॉल्ड। एक गवर्नमेंट है जो कि कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, नो रिस्ट्रेंट्स ऑन द पावर, तो वो क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट कहलाते हैं, क्योंकि उनके पास अनलिमिटेड पावर होती है और वो किसी की नहीं सुनते, उन पर हम अंकुश नहीं लगा सकते हैं। नेशन स्टेट्स किसे कहते हैं, नेशन स्टेट्स का मतलब होता है जैसे कॉमन सेंस ऑफ शेयर आइडेंटिटी एंड हिस्ट्री, या फिर हम कह सकते हैं नेशन स्टेट रूल बाय वन एब्सोल्यूट रूल, या फिर हम कह सकते हैं पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट टू इट्स इनहैबिटेंट्स एंड एंश्योर जॉब्स गुड हेल्थ टू ऑल इनहैबिटेंट्स। देखने में तो हमें ये भी लग रहा है कि भाई पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टू इट्स इनहैबिटेंट्स के लिए, बट अगर एक्चुअली में देखें कि नेशनल स्टेट क्या है, कॉमन, आपने लाइन भी पढ़ी है बुक के अंदर, कॉमन शेयर सिटीजन शेयर अ कॉमन सेंस ऑफ शेयर आइडेंटिटी और अ हिस्ट्री। भाई जहाँ पे एक जैसे लोग होते हैं और वो अपनी कॉमन आइडेंटिटी होती है उनकी, और वो अपना जो हिस्ट्री होता है सब कुछ शेयर करते हैं, तो वो आप नेशन स्टेट में A आएगा, फर्स्ट आंसर आएगा। अब आता है कि व्हाट काइंड ऑफ पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज वाज ब्रॉट अबाउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन, क्या चेंज आया था पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल। अगर हम चेंज देखें तो पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल में यहाँ पे एब्सोल्यूट मोनार्की सिस्टम का एंड हुआ था, या फिर ट्रांसफ़र पावर बॉडी टू द फ्रेंच सिटीजन को गई थी, या फिर प्रोक्लेम हैंस फोर्थ पीपल वुड कंस्टिट्यूट द नेशंस एंड द शेप इट्स डेस्टिनी। तो हमने देखा था ये सारे पॉइंट्स ही हुए थे, मोनार्की का भी एंड हो गया था। भाई 1789 की रेवोल्यूशन क्या कहता है, रेवोल्यूशन में हमने यही तो पढ़ा था, मोनार्की का एंड हुआ था और फ्रेंच सिटीजन्स के पास जो थी वो पावर चली गई थी, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन करा था, जो एक्टिव मेंबर थे उनको वोट डालने का अधिकार था, और फिर हमने देखा था कि वो शेप इट्स डेस्टिनी, मतलब आगे से अब वो कंस्टिट्यूट करेंगे नेशंस की डेस्टिनी को। तो ये सारा सही है, ऑल द एबव। तो ये सारे पॉइंट्स स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रेडरिक सोरियो, अ फ्रेंच आर्टिस्ट, इन ही सीरीज ऑफ 4 prints 1848 विजुअलाइज हीज ड्रीम्स ऑफ एज अ वर्ल्ड। तो ये हम कर ही चुके हैं कि भाई उन्होंने क्या विजुअलाइज करा था, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। तो इसमें तो आपको कोई कन्फ्यूज़न होना ही नहीं चाहिए कि भाई हम कंफ्यूज हो जाए, नहीं। फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग्स का तो बस एक बार आप क्लियर कर लो अपने माइंड के अंदर। अब आता है कौन सी करेक्ट डेफिनेशन है प्लेबिसाइट की, तो ये भी आपने रीड कर चुके हैं। प्लेबिसाइट मीन्स क्या होता है, जो बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे तो उसमें जैसे कि ये है, प्लेबिसाइट इज़ अ डायरेक्ट वोट ओनली चूजन फ्यू फ्रॉम द टोटल, उसमें टोटल में से कुछ लोगों को राइट होता है। या फिर हम देखेंगे कि
प्लेबिसाइड का मतलब डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल द सिटीजन ऑफ रीजन आर आस्क टू एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट अ प्रपोजल। ये बिल्कुल करेक्ट है कि प्लेबिसाइड का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा वोट होता है जो जनता द्वारा किया जाता है, किसी प्रपोजल पे उनसे पूछा जाता है कि वो उसको रिजेक्ट करें या एक्सेप्ट करें। अर्नेस्ट रेन क्या है, ये आपका साइड में एक बॉक्स दे रखा है, आर्टिस्ट, फ्रेंच आर्टिस्ट की जो पेंटिंग है उसके पीछे वाले पेज पे। तो अर्नेस्ट रेन जो है वो ये बताते हैं कि नेशन स्टेट की डेफिनेशन क्या है, ये इन्होंने दी है। तो यहाँ पे बोला है कि वो विश्वास करते हैं द एग्जिस्टेंट ऑफ नेशंस इज़ अ नेसेसिटी बिकॉज नेशंस का एग्जिस्टेंस होना ज़रूरी है। क्यों? सभी हैबिटेंट्स प्रोटेक्शन के लिए, जितने भी वहाँ लोग रहते हैं इनहैबिटेंट्स हैं, या फिर उनकी लिबर्टी के लिए, या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए, या गुड जॉब और हेल्थ के लिए, तो ये तो हो नहीं सकता। और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट भी हमने देखा था कि लग रहा है, बट उन्होंने जो लाइन वहाँ पे दी हुई है, हम जब अर्नेस्ट रेन का पढ़ते हैं तो वो कहते हैं लिबर्टी होनी चाहिए। मतलब जो भी नेशन के अंदर पीपल्स होते हैं तो उनको स्वतंत्रता होनी चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए नेशन के अंदर। तो ये अर्नेस्ट रेन का नेशन स्टेट की डेफिनेशन है। तो ये आपको लाइन इंश्योर करनी है, ध्यान रखनी है। अब यहाँ से शुरू होता है फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन, क्योंकि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था जो सबसे पहले आया था, उसके बाद ही यूरोप के अंदर अदर कंट्रीज़ के अंदर ये स्पार्किंग हुई थी और उसको फॉलो करा था। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन एक ऐसा रेवोल्यूशन है जो नेशन के आइडिया क्या होता है, स्प्रेड होता है, इमर्ज होता है और एक न्यू वर्ल्ड की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम देखेंगे विच अमंग द फॉलोइंग चेंज कम आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789। 1789 के फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर कौन कौन से चेंजेस आए? तो चेंजेस आपको पता ही है क्या क्या उन्होंने कॉमन आइडेंटिटी करी थी, जिससे कि सभी लोगों को लगे कि हम नेशन के पार्ट हैं, क्योंकि स्टूडेंट कोई नेशन का मतलब ही होता है कॉमन आइडेंटिटी। वहाँ का फ्लैग, वहाँ का सिंबल, वहाँ का जो कह सकते हैं कि जिससे आपको कोई कह सकता है कि लाइक आप इंडियंस हो, आप जर्मनी से बिलोंग करते हो, तो वो कैसे पता चलता है? तो एक कॉमन आइडेंटिटी होती है और उन लोगों के सेंस में ये डाला जाता है कि हाँ आप लोग इस कंट्री से बिलोंग करते हो। तो नेशनल लैंग्वेज करी थी फ्रेंच की, ट्राई कलर फ्लैग वॉज इंट्रोड्यूस करा था, या स्टेट जनरल की जगह जो एक्टिव सिटीजन्स थे उन्होंने इसका नाम क्या कर दिया था, नेशनल असेंबली। तो ये सारे ही काम करे थे, आपने देखा होगा उसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि फ्रांस की को क्या कर दिया था, फ्रेंच बिकम अ नेशनल लैंग्वेज, फ्रेंच एक नेशनल लैंग्वेज बन गई थी, ये भी सही है। ट्राई कलर भी इंट्रोड्यूस करा था रॉयल स्टैंडर्ड की जगह, ये भी सही है। और स्टेट जनरल को हटा के क्या कर दिया था, एक्टिव मेंबर जो थे उन्होंने इसका नाम नेशनल असेंबली कर दिया था। तो ये सारे ही चेंजेस हुए थे और भी चीज़ें थी, जैसे कॉमन आइडेंटिटी डेवलप करने के लिए ला पित्रिया और सिटियोन का वर्ड यूज़ करा था, जिससे कि लगे उनको कि हाँ भाई हमारी कंट्री में अब एक नेशन बन गई है और कॉन्स्टिट्यूशनल के अकॉर्डिंग अब हमें क्या करना है, उसको फॉलो करना है। द फर्स्ट ग्रेट रेवोल्यूशंस क्लियर आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, पहला रेवोल्यूशन था जो कि अभी हमने पढ़ा, वो कौन सा रेवोल्यूशन था और उसने कौन सी नेशनलिज्म की फीलिंग पूरे वर्ल्ड को दी, लिबर्टी, इक्वलिटी और फर्टर्निटी। ये 3 वर्ड ऐसे हैं स्टूडेंट जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हमें देता है, और ये तीनों वर्ड ही हैं जो इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है, और रेस्ट ऑफ यूरोप के अंदर या अदर हम देखें तो सभी इस चीज़ को फॉलो करते हैं, लेकिन सबसे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर हमने ये देखा और उसकी वजह से ही ये तीनों वर्ड हमें मिले। विच ऑफ द फॉलोइंग रेवोल्यूशन इज कॉल्ड द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म, अभी पढ़ा है हमने, क्वेश्चन ऐसे भी आया तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई रेवोल्यूशन कौन सा है जो फर्स्ट एक्सप्रेशन जिसको माना गया है नेशनलिज्म का, तो वो फ्रेंच रेवोल्यूशन ही है। उसके बाद ही तो हमने देखा था कि रेस्ट ऑफ जो भी कंट्री हैं वो इसको फॉलो करती हैं। फिर हमने देखा द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेवोल्यूशनरी वॉर्स द फ्रेंच आर्मीज बिगन टू कैरी द आइडिया ऑफ अब्रॉड। जब रेस्ट ऑफ यूरोप के अंदर कंट्रीज़ होती हैं वो देखती हैं कि भाई इनका तो जो फ्रांस है वो तो नेशन बन चुका है, तो उनको भी ऐसा लगता है कि हमारी कंट्री भी नेशन होनी चाहिए, तो वो उनको बोलते हैं कि हमारी हेल्प करो। तो जो यहाँ की आर्मी होती है फ्रेंच आर्मी, वो इस आइडिया को लेके जाते हैं अब्रॉड में, अब्रॉड यानी जैसे यूरोप वाला पूरा पार्ट होता है, तो कौन है जो इसको
करता है द रेवोल्यूशनरी वॉर द फ्रेंच आर्मीज बिगन टू कैरी द आइडिया ऑफ एवरॉड। तो वो रेवोल्यूशन का आइडिया जाता है, या नेपोलियन या नेशनलिज्म या कंजर्वेटिज्म का आइडिया है जो कि कहाँ जाता है, एवरॉड जाता है। तो सीधी सी बात है, नेशनलिज्म का ही आइडिया एवरॉड में जाता है, क्योंकि नेशनलिज्म का जो आइडिया है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से मिला, और फ्रेंच रेवोल्यूशन होने के बाद ही रेस्ट ऑफ यूरोप की जो पीपल्स थे उन्होंने इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए और उन्होंने बोला हमारी कंट्री को भी नेशन बनाने में हमारी हेल्प करो। तभी आपने देखा भी था, पढ़ा भी है उसके अंदर के फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर नेपोलियन क्या करते हैं कि अपनी आर्मीज़ को बढ़ाते हैं और यूरोप के अंदर एंट्री करते हैं लोगों के भी, हम आपको हेल्प करेंगे। किस चीज़ में हेल्प करेंगे, नेशनलिज्म और नेशन बनाने में। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि आगे क्वेश्चंस में भी आगे बताएंगे कि किस तरीके से फिर वो जल्दी ही जो यूरोपियन कंट्रीज़ होते हैं उनको रियलाइज़ हो जाता है कि ये तो हमारा पॉलिटिकल डोमेन हो रहा है, और जो हम लोगों के ऊपर किसी न किसी तरीके से जो नेपोलियन है या फ्रेंच आर्मीज़ हैं वो क्या करने की कोशिश कर रही हैं, हमें कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं। तो हमारी जो फ्रीडम है, पॉलिटिकल फ्रीडम है, वो तो क्या हो रही है, वो ऑक्यूपाई हो रही है। तो जल्दी ही वो उनका जो उत्साह था वो चेंज हो जाता है और वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये भी एक फैक्ट है। हु वॉज द किंग फ्रांस ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे जो राजा थे, हु वॉज द किंग, तो ये तो आपने 9th में पढ़ा है 1789 में कि भाई लुई 16 है। तो यहाँ पे और भी दे रखे हैं नेम, तो वो इनका कोई रिलेशन है नहीं। नेक्स्ट है व्हाट वाज द न्यू नेम ऑफ ईस्ट स्टेट्स जर्नल। तो अभी हमने ऊपर भी देखा था कि भाई स्टेट जर्नल का नाम चेंज करके एक्टिव सिटीजन्स ने क्या कर दिया था, नेशनल असेंबली कर दिया था। और 9th में भी आप लोगों ने इसको स्टडी कर रखा है। व्हाट एक्शन वर टेकन इन द नेम ऑफ द नेशन, नेशन के नाम पर कौन कौन से स्टेप्स थे जो लिए गए थे, जो नए नए चेंजेस आए थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद। Army was formed, social work was done, hymns were composed, oaths taken, and martyrs commemorated, custom duties were abolished, regular meetings were held। तो ऐसा कौन सा काम था जो किए गए थे, ये तो हम ये भी किया गया था कि भाई वहाँ पे क्या गई थी, नई नई हिम्स जो थी वो कंपोज की गई थी और शपथ ली गई थी, शहीदों के को श्रद्धांजलि दी गई थी, कस्टम ड्यूटी को अबॉलिश कर दिया गया था, आर्मी भी जो है उसकी भी फॉर्मेशन की थी, उसको बढ़ाया गया था, रेगुलर मीटिंग वर हेल्ड। तो मेन चीज़ इसके अंदर क्या है जो रिलेट नहीं हो रही है, व्हाट एक्शन वर टेकन इन द नेम ऑफ द नेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन में आई थिंक कुछ मिस्टेक हो गई है क्योंकि नॉट आना चाहिए था, व्हाट एक्शन वर टेकन इन द नेम ऑफ द नेशन के नाम पे क्या, या फिर यहाँ पे आना चाहिए था ऑल द एबव। ठीक है स्टूडेंट, या तो यहाँ पे आप ऑल द एबव का ऑप्शन होगा तो सारे हो जाएंगे, डी भी सही है। रेगुलर मीटिंग का वैसे इसमें कुछ वर हेल्ड का कोई वो भी इसमें भी कोई ऑप्शन नहीं बनता है, ये भी नहीं बनता है, तो आप सी पे लगाओ। हाँ, आर्मी वॉज फॉर्म्ड हो गया, ये भी रेगुलर मीटिंग, इसको आप कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सी पे आप टिक लगा लीजिए। आर्मी वॉज फॉर्म्ड, आर्मी तो थी ना, लेकिन हाँ वो इंक्रीज़ करी थी कि वो रेस्ट ऑफ यूरोप के अंदर हम एरिया ऑक्यूपाई कर सके, नेपोलियन ने करी थी, वो फ्रेंच आर्मी बढ़ा रहा था। लेकिन फॉर्म में तो हम देखें तो वो पहले से थी। सोशल वर्क वॉज डन, ये इसका भी कोई रिलेशन इसमें नहीं आ रहा। रेगुलर मीटिंग वर हेल्ड, इसका भी कोई रिलेशन नहीं आ रहा है। तो नेशन के नाम पे ये आप सी पे कर लो। तो ठीक है, अब आता है व्हाट एम्फेसाइज द नोशन ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी एंजॉय इक्वल राइट्स अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन। इक्वल राइट्स के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन जो अभी ये बना था उसके अकॉर्डिंग क्या इक्वल राइट एंजॉय कर रहे थे जो पूरी कम्युनिटी थी। तो मैंने बताया आपको स्टूडेंट्स के ला पैत्रिया, ला सिटियोन जैसे वर्ड यूज़ किए गए थे कि अब सर मैडम यूज़ नहीं किया जाएगा, सबको सिटीज़न बोला जाएगा। ले सिटियोन यानी सिटीज़न, जैसे कि सभी नागरिक हैं अब उनको सिटीज़न बोलेंगे। और ला पैत्रिया यानी फादरलैंड, जैसे कि होता है मातृभूमि, जन्मभूमि, ऐसे वर्ड होते हैं जिससे कि लगे उस कंट्री के अंदर रहने वाले कि हम इस कंट्री के, ये हमारी मातृभूमि या जन्मभूमि और हमें इसके लिए बहुत कुछ करना है, यही सब कुछ हमारी है। तो ऐसे चीज़ें यूज़ की जाती हैं जिससे कि लोगों को लगे कि हाँ हम इस नेशन का पार्ट हैं। फ्रेंच पीपल इन कॉमन, फ्रेंच फ्लैग, आइडिया ऑफ द नेशन। तो यहाँ पे वर्ड एम्फेसाइज ज़्यादा की चीज़ पे जोर दिया गया था, इसी पे आ पे।
तो इन कॉमन ये तो कोई इसमें बी में नहीं बन रहा है। फ्रेंच फ्लैग भी चेंज किया गया था और लेकिन यहाँ पे बताया नहीं है, लेकिन इक्वल राइट्स के अकॉर्डिंग तो यही है ए वाला, ठीक है। तो ये ऑप्शन रेस्ट ऑफ आप कट कर देंगे और वही आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आइडिया है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द आइडिया ऑफ द ला पैत्रिया। अभी पढ़ा है ला पैत्रिया का मतलब क्या था स्टूडेंट, फादरलैंड, ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड में अगर हम देखेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द आइडिया ऑफ ले सिटियोन का मीन्स क्या है, तो ले सिटियोन के अंदर सिटीज़न, यानी अगर आप कंफ्यूज भी हो जाएं तो सी से ध्यान रखना कि सिटियोन यानी सिटीज़न, उस कंट्री के अंदर रहने वाले लोगों को अब सिटीज़न कहा जाएगा। ये कॉमन आइडेंटिटी डेवलप करने के लिए, लोगों के कॉमन आइडेंटिटी देने के लिए ये किया गया था। एंड द रेवोल्यूशनरी फर्दर डिक्लेयर दैट इट वॉज द मिशन एंड द डेस्टिनी ऑफ द फ्रांस नेशंस ऑफ लिबरेट द पीपल ऑफ फ्रॉम डेस्पोटिज्म। डेस्पोटिज्म यानी जो जिसकी पावर को कंट्रोल ना किया जा सके, जो तानाशाही टाइप गवर्नमेंट हो या फिर कोई भी हो। तो इसमें बोला है कि जो रेवोल्यूशनरीज हैं, रेवोल्यूशनरी का मतलब होता है कि व्हेन वी स्टैंड अगेंस्ट ऑफ समथिंग, जो हमें पसंद नहीं है हम उसके अगेंस्ट में खड़े होते हैं, वॉइस रेज करते हैं, तो वो रेवोल्यूशनरीज कहलाते हैं, जो रेवोल्यूशन करते हैं, क्रांति लेके आते हैं। तो उन्होंने जो डिक्लेयर करा था अपना मिशन, वॉज मिशन एंड डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन। तो क्या डेस्टिनी थी कि भाई फ्रेंच नेशन जो है वो क्या करेगा, लिबरेट द पीपल ऑफ फ्रॉम द डेस्पोटिज्म से करेगा, इंडिया के, अमेरिका के, रशिया के, यूरोप के। तो यूरोप जो फ्रेंच थी उनका क्या मिशन था, उनकी आर्मी का या रेवोल्यूशनरीज थे, वो क्या चाहते थे कि वो लिबरेट कर सकें, डेस्पोटिज्म से उनको फ्री करवा सकें, तो वहाँ से भी मोनार्की फिनिश हो सके रेस्ट ऑफ यूरोप के अंदर। तो ये उनका मेन टारगेट था यूरोप के अंदर। हु इंट्रोड्यूस सिविल कोड ऑफ 1804। तो नेपोलियन थे जिन्होंने 1804 पे बोनापार्ट, जो 9th में भी आपने पढ़ा है कि वो सिविल कोड बनाते हैं। सिविल कोड के अंदर वो बहुत सारे चेंजेस करते हैं। जब सिविल कोड बनाते हैं तो वो क्या करते हैं, मोनार्की सिस्टम को वापस ले आते हैं नेपोलियन, और बहुत सारे चेंजेस करते हैं जो बेनिफिशियल भी होते हैं, बाद में लोगों को पता चलता है, क्योंकि एट अ टाइम क्या होता है रिजल्ट हमें नहीं पता चलता है। सिविल कोड 84 नन एज द नेपोलियन कोड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये उन्होंने ही एस्टैब्लिश किया था। तो द सिविल कोड ऑफ एज नन एज नेपोलियन कोड एस्टैब्लिश, क्या करा था उन्होंने, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, सिक्योर द राइट ऑफ द प्रॉपर्टी, डिड अवे विद ऑल द प्रिविलेज बेस्ड ऑन द बर्थ। ये सारे ही उन्होंने अपने 1804 में डाले थे, जो सिविल कोड था कि भाई कानून के आगे सब बराबर हैं, प्रॉपर्टी रखने का सबको राइट, सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी रखने का राइट है। एंड डिड अवे विद द ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, और जन्म से ही जो विशेषाधिकार हैं वो ख़त्म कर दिए जाएंगे। क्योंकि जो जैसे जो चीज़ जैसे नॉबल्स होते थे, उनके पास लार्ज ऑफ लैंड होती थी और वो टैक्स भी पे नहीं करते थे और सब कुछ एंजॉय करते थे, फिर उनके जनरेशन आती थी, फिर उनके जनरेशन, तो वो भी उन्होंने उसको क्या करा, फिनिश करा। तो ये सारा का सारा क्या है, यहाँ पे ऑल द एबव पे आप टिक लगाएंगे। ड्रॉबैक ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट रूल, अब कमी क्या थी, उस ड्रॉबैक क्या था नेपोलियन बोनापार्ट में, तो टैक्स बढ़ा दिए थे, क्योंकि उसने क्या करना था, अपनी आर्मी को मैनेज करना था, मेंटेन करना था, ताकि वो यूरोप के अंदर अपनी आर्मीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए और फिर भेजे और ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को ऑक्यूपाई कर सके। तो ये एक बहुत ज़्यादा लोगों के लिए मुश्किल हो रहा था। सेंसरशिप लगा दी थी और फोर्सली ज्वाइन करने के लिए मजबूर किया जा रहा था फ्रेंच आर्मी में। तो ये ऑल द एबव हैं जो ड्रॉबैक रहे नेपोलियन के। वैन नेपोलियन इंट्रोड्यूस नेपोलियन कोड, तो यहाँ पे बोला है नेपोलियन कोड जो है कब है जो उन्होंने कोड को इंट्रोड्यूस करा था, 1804, अभी हमने देखा ही है कि भाई 1804 है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैन नेपोलियन डिफीट फ्रॉम यूरोपियन पावर, यूरोपियन पावर को कब डिफीट करता है, तो 1815 में करता है, क्योंकि 1804 में आता तो पहले ये 1804 में यहाँ पे जब वो देखते हो कि पूरा जो सिस्टम है उसको मैनेज करते हैं नेपोलियन तो वो क्या करते हैं, फिर उसके बाद 1850 में जो कंजर्वेटिव्स पावर होती हैं वो इसको हरा देती हैं, रशिया है, प्रूशिया, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, ये सारे मिलके नेपोलियन को हरा देते हैं और फिर से क्या हो जाता है, कंजर्वेटिव्स के हाथों में चला जाता है सिस्टम। क्योंकि अगर आप देखेंगे स्टूडेंट, फ्रांस जो है पहले 1789 पे
की रेवोल्यूशन में मोनार्की सिस्टम ख़त्म हो जाता है और कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम आ जाता है। लेकिन उसके बाद आप देखते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट भी आ जाते हैं। जो नेपोलियन बोनापार्ट आते हैं तो उस टाइम पीरियड पे भी वो कुछ चेंजेस करते हैं, मोनार्की जो सिस्टम है वो आ जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ख़त्म हो जाता है। लेकिन उसके बाद नेपोलियन जो है वो वाटरलू की लड़ाई में हार जाते हैं 1815 में, और कंजर्वेटिव पावर जो है वो क्या आ जाती हैं, पावर में आ जाती हैं यहाँ पे। तो 1850 आपको लिखना है कि नेपोलियन हार जाते हैं। और कौन सी बैटल में हार जाते हैं, वो बैटल ऑफ वाटरलू में हार जाते हैं। और विच न्यू स्पिरिट गाइड यूरोपियन नेशंस आफ्टर नेपोलियन डिफीट, अभी बताया कंजर्वेटिव आ जाते हैं क्योंकि ये सारे के सारे मिलके ब्रिटेन, प्रूशिया, रशिया और ऑस्ट्रिया मिलके नेपोलियन को हराते हैं। और फिर से जो कंजर्वेटिव की थीम होती है वो क्या हो जाती है, मर्ज हो जाती है। कंजर्वेटिव क्या थे, मोनार्की सिस्टम ही है एक टाइप के कि वो उनका एम्पायर होता है, वो रूल करते हैं, लेकिन उनकी जो रूढ़िवादी सोच होती है, पुरानी सोच होती है, वो उस पर स्टे रहते हैं, उसको चेंज नहीं करना चाहते हैं। चेंज भी करना चाहते हैं तो बहुत ग्रेजुअली, धीरे धीरे चेंज करने में वो उसको विश्वास करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, व्हाट टाइप ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम वाज सेटअप, कौन सा सिस्टम था जो नेशनल, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद सेटअप किया गया था, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। क्योंकि पूरा सिस्टम क्या कर दिया था, सेंट्रलाइज कर दिया था कि हम एक ही ऑर्डर वहाँ से निकलेंगे और वो सबको फॉलो करने पड़ेंगे, ये हमने देखा था। उसके बाद कौन सी जो डायलेक्ट हैं, रीजनल जो डायलेक्ट हैं, दूसरी लैंग्वेज को क्या कर दिया था, इग्नोर करके बोला था कि फ्रेंच लैंग्वेज को क्या किया जाएगा, उसको नेशनल लैंग्वेज बनाया जाएगा। तो फ्रेंच लैंग्वेज आपको ध्यान रखना है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद इसको नेशनल लैंग्वेज बनाया गया। और रीजनल लैंग्वेज जो थी उसको क्या कर दिया, डिनाइल कर दिया। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स एस्टेब्लिश अ कॉड इन 1804, तो इसमें बोला है कि कौन से लीडर थे जिन्होंने 1804 एस्टेब्लिश करा। विच डिड अवे विद द ऑल प्रिविलेज बेस्ड ऑन द बर्थ, जन्म से जो विशेषाधिकार मिले हुए थे वो ले लिए गए, जिसके अकॉर्डिंग एस्टेब्लिश इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी। अब ये तो स्टूडेंट आपको आता है, इसमें ना भी कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं आपको होनी चाहिए, क्योंकि रेस्ट ऑफ जो हैं वो नहीं इसमें सेट होते हैं, नेपोलियन ही हैं जो कि इन्होंने कोड बनाया था और वही लीडर हैं। अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन आर करेक्ट, फ्रेंच रेवोल्यूशन में कौन सा है जो कि करेक्ट है। तो इसको रीड करेंगे और फिर देखेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होता है। आफ्टर द एंड ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन इट वॉज प्रोक्लेम दैट इट वॉज द पीपल हु वुड हैंड्सफोर्थ कंस्टिट्यूट द नेशन एंड सेव डेस्टिनी, हाँ ये तो हमने पढ़ा ही था, ये भी करेक्ट ही है। फ्रेंच विल हैव द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एंड द न्यू रिपब्लिक विल हेडेड बाय द मेंबर ऑफ रॉयल फैमिली, नहीं ये तो नहीं था बिल्कुल भी। फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने देखा था क्या क्या चेंजेस हुए थे। अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम विल बी पुट इन प्लेस टू फॉर्मुलेट यूनिफॉर्म लॉ फॉर ऑल सिटीज़न, हाँ ये भी हमने देखा है कि भाई एक सेंट्रलाइज सिस्टम हो गया था और अब यूनिफॉर्म लॉ बन गया था सभी सिटीजन्स के लिए। फिर है नेक्स्ट, इम्पोजिशंस ऑफ इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ एंड ड्यू विल कंटिन्यू एग्जिस्ट इन फ्रांस, तो ये तो रॉन्ग है, क्योंकि नेपोलियन जब आए थे उन्होंने तो उसको क्या कर दिया था, कस्टम ड्यूटीज़ को ख़त्म कर दिया था और जो उन्होंने तो ट्रेड को बढ़ावा दिया था जो ऑलरेडी थे, तो ये भी नहीं है। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो ऑप्शन है फर्स्ट और थर्ड, सी पे आप टिक लगा लीजिए कि क्या क्या फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद चेंज आए थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन का तो आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए क्या क्या चेंज आए थे, और नेपोलियन बोनापार्ट कब आते हैं, कब वो न्यू चेंजेस को इंट्रोड्यूस करते हैं, वो कब हार जाते हैं। तो सम काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस हैं जो कि आपके क्लियर होने चाहिए माइंड में, और इनमें से क्वेश्चंस बनता ही है। विच ट्रीटी वॉज साइन आफ्टर द बैटल ऑफ वाटरलू, बैटल ऑफ वाटरलू में जब नेपोलियन हार जाते हैं तो उसके बाद वो कौन सी ट्रीटी है जो कि साइन कराई जाती है, तो ट्रीटी ऑफ वियना साइन कराई जाती है। तो ये वियना जो ऑस्ट्रिया की कैपिटल है उसके अंदर जो वो होते हैं, ये जो पावर्स होती हैं कंजर्वेटिव्स, वो क्या हो जाती हैं,
वो जीत जाती हैं और उसके साथ मिलके फिर यहाँ पे एक सिग्नेचर होते हैं कि अब फिर से क्या होगा, कंजर्वेटिव पावर रूल करेगी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ नेपोलियन डिफीट, कौन सा ऐसा पार्ट है जिसने उन्हें नहीं हराया था। तो ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया तो ठीक ही है, इटली नहीं था। तो यहाँ पे ऑप्शन में कुछ गलत है क्योंकि दो दो पे तो लगा नहीं सकते हो, तो नॉट अ पार्ट, हाँ सॉरी नॉट अ पार्ट बोला है ना, तो ये इटली पे लगाएंगे क्योंकि ये तो पार्ट थे ही ना, तो यहाँ पे इटली पे आप टिक लगा देना। अब आता है नेक्स्ट पे, विच न्यूली डिज़ाइन फ्लैग वॉज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मल फ्लैग रॉयल स्टैंडर्ड इन फ्रांस। तो ट्राई कलर था ऑब्वियसली जो चेंज कर दिया गया था। अब उसके बाद आता है फ्रांस के अंदर जब कलर वो फ्लैग को चेंज किया गया था कॉमन आइडेंटिटी बनाने के लिए नेशन की, तो ध्यान रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म मेड द होल सिस्टम इन फ्रांस मोर नेशनल एंड इफिशिएंट, वो कौन सा सिस्टम था जिसने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद सिस्टम को और भी ज़्यादा रैशनल बनाया, इफिशिएंट बनाया। तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म था क्योंकि उसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या करा गया था, रिफॉर्म किया गया था। हु डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी इन फ्रांस, डेमोक्रेसी किसने थी जो रिमूव कर दी थी। तो सीधी सी बात है, नेपोलियन बोनापार्ट आए थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन वाला सिस्टम रिमूव करके और खुद बैठ गए थे, मोनार्की सिस्टम वापस आ गया था। तो यही थे जो नेपोलियन जो थे, क्योंकि आपने पूरा सिस्टम पढ़ ही रखा है कि 1789 में किस तरीके से लुइस को हटा के फिर कॉन्स्टिट्यूशन जो मिडिल क्लास होती है, लिबरल होते हैं, वो पावर में आते हैं। उसके बाद फिर हम ये भी देखते हैं कि किस तरीके से नेपोलियन बोनापार्ट उसको कवर अप कर लेते हैं। अब यहाँ पे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ट्रीटी वॉज साइन आफ्टर द बैटल ऑफ, ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया बट कोई बात नहीं, ये ट्रीटी ऑफ वियना ही है जो ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, यहाँ पे ट्रीटी साइन की गई थी, ठीक है। और मैटरनिक ड्यूक थे जिन्होंने इसको क्या बने थे, इसकी यहाँ के वो बने थे चीफ, यानी उन्होंने इस चीज़ को एज ए हेड उन्होंने वहाँ पे उसको कंसीडर किया था। तो अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से शुरू होता है मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अभी तक हमने फ्रांस का पढ़ लिया क्योंकि फ्रांस से ही क्या शुरू हुई है, सारा सिस्टम शुरू हो रहा है और वो कहाँ तक जा रहा है, नेशनलिज्म लेके यूरोप तक जा रहा है। तो यूरोप के अंदर पहले क्या नेशनलिज्म था, नहीं, नेशन स्टेट ही नहीं था। जब नेशन स्टेट ही नहीं होगा यानी कॉमन आइडेंटिटी ही नहीं थी, स्टेट ही नहीं थे, तो वहाँ नेशनलिज्म की फीलिंग का मतलब ही क्या बनता है। तो अलग अलग रीजनल लोग रहते थे, अलग अलग लैंग्वेज के लोग रहते थे और वहाँ पे पहले एम्पायर हुआ करता था, यूरोप के अंदर राजाओं का रूल हुआ करता था, अरिस्टोक्रेसी होते थे। और ऑस्ट्रिया हंगरी जो हेम्सबर्ग एम्पायर है वो अलग अलग रीजन्स में बटा हुआ था। वहाँ पे अगर सब एक साथ रहते भी थे तो सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज थी, अपना अपना रिलीजन था, सब कुछ मतलब डिफरेंट था, कोई नेशन स्टेट ही नहीं था, एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो वहाँ पर किस तरीके से जो फ्रांस की नेशनलिज्म है वो पहुँचती है, इमर्ज होती है, वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे अरिस्टोक्रेसी क्या होता है। अरिस्टोक्रेसी एक ऐसी क्लास थी स्टूडेंट जिसको हम बोल सकते हैं वो रिच क्लास थी, डोमिनेटिंग क्लास इन यूरोप के अंदर सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग क्लास थी क्योंकि रिच क्लास थी। अब ये क्या करते थे, फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे और उनकी जो फैमिली है मोस्ट ऑफ जो टाइम अगर वो अपने आप को ज़्यादा किसके साथ जो कोशिश करते थे, यानी जो ये फ्रेंच तो बोलते ही थे, जैसे कि मतलब शहर में आ जाते थे, जैसे गांव में रहते थे, गांव के बाद ये जब शहर में आ जाते थे तो वहाँ पे भी ये फ्रेंच लैंग्वेज बोलना क्या करते थे, पसंद करते थे। उनकी फैमिली के साथ उठना बैठना और मैट्रिमोनियल अलाइंसेस करना, शादी करना, जिससे कि इनका स्टैंडर्ड बढ़ सके, क्योंकि गांव में और शहर में दोनों तरफ इनकी प्रॉपर्टी होती थी। तो शहर में अपने आप को और भी ज़्यादा डोमेन करने के लिए ये फ्रेंच गर्ल से शादी करना, उनके साथ ही ज़्यादा रिलेशन रखा करते थे। तो इसमें से कौन सा जो मेन ऑप्शन है वो ठीक है। और यहाँ पे बोला है दे ऑन स्टेट्स, इनके कंट्री साइड्स में और टाउन हाउसेस भी होते थे, शहर में भी घर होते थे और गांव में भी होते थे, क्योंकि अरिस्टोक्रेसी या रॉयल फैमिली हुआ करते थे, राजा से बिल्कुल रिलेटेड होते थे। तो अब ये क्या है, ये अरिस्टोक्रेट्स हैं या लिबरल है या फर्स्ट रेट के मेंबर है या नेशनलिस्ट है। तो ये अरिस्टोक्रेटी हैं, अरिस्टोक्रेसी हैं, तो ये इनको हम क्या बोलेंगे, अरिस्टोक्रेट्स कहेंगे। ये सारे पॉइंट्स तो वैसे करेक्ट ही हैं, बस यहाँ पे ये ऑप्शन है कि ये जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो किसके ऊपर फिट होते हैं, तो वो अरिस्टोक्रेट्स पे फिट होते हैं, ठीक है। तो ये सारे करेक्टरिस्टिक्स आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
is a political philosophy that stress the important traditions and establish institutions custom and prefer gradual development to quick change. तो वो कौन है जो कि पॉलिटिकल फिलॉसफी जो थी वो ज़्यादा ट्रेडिशन पे ज़्यादा फोकस करते थे, और वो उनके जो इंस्टीट्यूशन था, जो कस्टम था, वो चाहते थे कि ट्रेडिशन जो है पुराने तरीके से चला आ रहा है वो ना हो, और चेंज भी है तो बहुत धीरे धीरे चेंज हो, अचानक से। जैसे कि लिबरल क्या चाहते थे, वो सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल चाहते थे, और सब कुछ चेंज चाहते थे कि मोनार्की को हटा दो, बिल्कुल हम यहाँ से मोनार्की सिस्टम ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि वो एजुकेटेड वो थी, मतलब जिसे कह सकते हैं क्लास थी, एजुकेटेड थी, न्यू मिडिल क्लास थी, उसके अंदर सारे ट्रेडर्स थे, बिजनेसमैन थे, तो वो ज़्यादा अवेयर थे, उन्हें पता था, उनको वैल्यू थी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कि हम किसी की क्यों सुने भाई। तो वो बड़ा फास्ट क्विक चेंज चाहते थे। बट कंजर्वेटिव जो वो क्या कहते हैं, क्विक चेंज की जगह ग्रेजुअल चेंज पे विश्वास करते थे। तो कंजर्वेटिव्स हैं, ये लाइन कंजर्वेटिव्स पे बिल्कुल फिट होती है। लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, लिबरल नेशनलिज्म क्या था? लिबरल नेशनलिज्म मतलब जो लिबरल थे, मिडिल क्लास, न्यू मिडिल क्लास इमर्ज हुई थी, तो वो नेशनलिज्म की फीलिंग के साथ स्टैंड करते थे। और वो क्या चाहते थे, तो यहाँ पे दे रखा है कि फ्रीडम ओनली सिटीज़न, सीनियर सिटीज़न, या फ्रीडम ओनली मेंबर्स सोसाइटी एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ, या प्रिजर्व ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लरिकल प्रिविलेजेस, या फ्रीडम टू द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो ये सारे ऑप्शंस रॉन्ग होते हैं, ये फर्स्ट वाला करेक्ट है, क्योंकि इसमें बोला है फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी बिफोर द लॉ, यानी कानून के आगे सब बराबर हैं और सबको फ्रीडम मिलनी चाहिए। तो ये उनकी आइडियोलॉजी थी, और इसी के अकॉर्डिंग उन्होंने अपना क्या करा, आगे इसको बढ़ाया। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट पढ़ेंगे, इन विच सेंचुरी नेशनलिज्म इमर्ज इन यूरोप। यूरोप के अंदर जो ये आप देख रहे हैं नेशनलिज्म की फीलिंग जो इमर्ज हुई है, तो वो कब हुई है? 19th सेंचुरी में। फिर ये जो हम्सवर्क एम्पायर है, तो अगर हम इसको देखें तो हम्सवर्क एम्पायर, विच रीजन इज़ रूल बाय द हम्सवर्क एम्पायर। तो हम्सवर्क एम्पायर का जो रीज़न है, तो ऑस्ट्रिया हंगरी, आपकी बुक में भी दे रखा है। हैम्सबर्ग एम्पायर कौन से रीजन है उसमें? ऑस्ट्रिया हंगरी। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन इन 18th सेंचुरी इन यूरोप। 18th सेंचुरी में कौन सा ऑक्यूपेशन था मेन? तो पीजेंट्री तो था ही था ये ऑक्यूपेशन, यानी सब करते थे, मतलब जो किसान होते थे वो ज़्यादा क्या करते थे, खेती ज़्यादा था, मतलब फार्मिंग ज़्यादा थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड विच ऑफ द व्हाट डज लिबरलिज्म स्टैंड इन इकोनॉमिक स्फेयर, क्योंकि लिबरलिज्म जो था किस पे स्टैंड करता है, एक इकोनॉमिक्स स्फेयर पे और एक पॉलिटिकल स्फेयर था, दो स्फेयर पे था, दो चेंजेस चाहते थे। तो इकोनॉमिक स्फेयर में इन्होंने बोला क्या था कि फ्रीडम ऑफ मार्केट होनी चाहिए, हैविंग टेस्ट गुड सोल्ड इन मार्केट, तो हैविंग टैक्स लगना चाहिए, या फिर इम्पोजिशन ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स अक्रॉस टेरिटरीज। तो ये तो कुछ भी नहीं था, वो क्या चाहते थे, फ्रीडम ऑफ मार्केट होनी चाहिए, यानी जो भी मार्केट है वो बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, कोई भी उस पर एबॉलिश होना चाहिए जो कि टैक्स लगे हुए हैं, जिससे कि ट्रेड को ज़्यादा बढ़ावा मिल सके। ये इकोनॉमिक फ्रेम है। जो लिबरल थे वो क्योंकि बिजनेसमैन थे, तो वही सारे चेंजेस चाहते थे कि ये होना चाहिए। जंकर कौन थे? जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स हैं उन्हें जंकर कहा जाता है। एले का मतलब क्या था, यानी क्लॉथ को मेज़र करने का ये एक यूनिट है। जॉल्वेरिन क्या था? जॉल्वेरिन का मतलब था जो कि एक कस्टम यूनियन है, यानी प्रशिया की पहल पे इसको इनिशिएटिव किया गया था, और इसमें जर्मन स्टेट थे जिन्होंने 39 जर्मन स्टेट थे जिन्होंने इसको ज्वाइन करा था कि हमें एक जैसे इसके में अंदर रूल बनाने हैं। क्योंकि पहले क्या होता था, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए अलग अलग टैक्स देना पड़ता था, और अलग अलग तरीके से देने से बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता था। लेकिन अब इन सब स्टेट्स को जहाँ पे एक कस्टम यूनियन बनाया गया और उसके अकॉर्डिंग रूल सेटअप करा गया कि भाई सब जगह आप यहाँ जाओ या यहाँ जाओ तो आपको इतना ही टैक्स देना पड़ेगा। जॉल्वेरिन वॉज फॉर्म एट द इनिशिएटिव ऑफ जॉइन बाय द मोस्ट जर्मन स्टेट्स। यहाँ पे बोला है कि जो जर्मन स्टेट्स थे मोस्टली, तो वो कहाँ के थे जिन्होंने इसको जो ज्वाइन करा था, जर्मन स्टेट थे उनके द्वारा ये बना था। और तो लेकिन ये इसको इनिशिएटिव किसने करा था? प्रुशिया ने
के इनिशिएटिव पे ये जर्मन स्टेट जो थे, क्योंकि पहले प्रुशिया एम्पायर था, जर्मन तो नहीं था, एग्जिस्ट ही नहीं करता, बाद में इंडिपेंडेंट होके नेशन बनता है ना। तो प्रुशिया के इनिशिएटिव पे जो 39 स्टेट्स का कॉन्फेडरेशन होता है वो इकट्ठा होते हैं, और उसके अंदर एक जो कस्टम यूनियन बना है 1834 में बनता है, और 1834 में बनने पे ये क्या बनाते हैं, ट्रेड को करने के रूल सेटअप करते हैं, उसके अंदर चेंजेस करते हैं। तो यहाँ पे बोला है 1834 ध्यान रखना है। और एक ये पूरी डेफिनेशन है जॉल्वेरिन की, एक ऐसा कस्टम यूनियन जिसको फॉर्म किया जाता है, इतना ईयर दे रखा है, ये प्रशिया की इनिशिएटिव पे, और उसे क्या कहते हैं, जॉल्वेरिन। व्हाट वाज द एम ऑफ जॉल्वेरिन, क्यों बनाया गया था, क्योंकि अबॉलिश द टैरिफ बैरियर, कि भाई जो टैक्स लगता है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स पे पहले अलग अलग पे करना पड़ता था, लेकिन अब 39 जो स्टेट्स हैं वहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह आप विदाउट टैक्स जा सकते हैं, और जो करेंसी की 30 वैल्यू थी वो अब 2 कर दी गई थी। तो यहाँ पे आप और ए और बी पे लगा दीजिएगा, दोनों सेंटेंस सही हैं, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स आपको करने हैं, और रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।